हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए एक नई शुरुआत की गई है और इसमें हम लोग डेली जो है 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये 10 प्रश्न जो यहाँ से आपको दिए जाएंगे ये आपके कंप्लीट यूनिट से होंगे, यानी कि सभी यूनिट में मिला के यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जाएंगे। जो आपका ये टेस्ट रहेगा ये बेस्ड होगा नेट जेआरएफ और साथ ही साथ हायर एजुकेशन कमीशन से। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे ये मैक्सिमम नए प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये सभी यूनिट से मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। और ये हायर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। और जो नेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, अभी डेट क्लियर हो ही चुकी है, 17 से 25 के बीच में अब होगा, अभी डेट जो चेंज हुआ है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस बैचेज चल रहे हैं नेट के और यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी में वहाँ पे अलग अलग यूनिट से भी कराए गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस तरह से आपको टोटल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है, इस प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर दिया है कि हिंद महासागर के चुंबकीय विसंगतियों का अध्ययन वाइन और मैथ्यूज ने किया है, ठीक। उसके बाद दिया है दूसरा विकल्प की सागर नितल प्रसरण संकल्पना जो है हैरी हेस ने 1960 में दिया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी राइट है कि हिंद महासागर की जो चुंबकीय विसंगतियाँ थी उसका अध्ययन जो है वाइन और मैथ्यूज ने किया था। और उन्होंने ये अध्ययन करने के बाद जो हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण संकल्पना थी इसका वो समर्थन करते हैं, ठीक। बाद में इसी संदर्भ में महाद्वीप और महासागरों के प्रारंभ की हम लोग बात करें तो ये इसके इतिहास और इसकी पुनर्रचना का जो प्रयास किया था वो बैलेंटाइन और मोर्स महोदय ने किया था, जिन्होंने पूरा चुंबकत्व और सागर नितर प्रसरणों के आधार पर महाद्वीप और महासागरों के इतिहास की बात उन्होंने की थी। उसके बाद देखिए महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत दिया है कि सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत सर्वप्रथम 1908 में वेगनर ने दिया। तो वेगनर ने सबसे पहले नहीं बल्कि महाद्वीपों के प्रवाह या विस्थापन संबंधी सिद्धांत जो है टेलर ने दिया था और टेलर ने 1908 में दिया था। जबकि वेगनर का जो ये आपका यहाँ पे सिद्धांत दे रहा है, तो वेगनर ने इसके बाद दिया था सिद्धांत, टेलर के बाद। वेगनर का आई थिंक 1912 के आसपास इन्होंने ये दिया था, ठीक। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है 1 और 2 यहाँ पे राइट हो जाते हैं, 3 नंबर ये आपका रॉन्ग है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है ए, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा में यहाँ पे दे रखा है कि वान एलन रेडिएशन बेल्ट, जो वान एलन रेडिएशन बेल्ट है ये कहाँ पे पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में, ठीक। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि वान एलन जो रेडिएशन बेल्ट है ये आपका कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आयन मंडल में पाई जाती है, ठीक। उसी में जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस वगैरह, ठीक, ये सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, ये आपका आयन मंडल में ही होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ से। और जो आपका मध्य मंडल है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मध्य मंडल में नाक्टोलूसेंट क्लाउड जो है ये मध्य मंडल में दिखाई देते हैं, जो गर्मियों में दिखाई देते हैं। और ये कहाँ पे दिखते हैं, ध्रुवों के ऊपर दिखते हैं नाक्टोलूसेंट क्लाउड, ये मध्य मंडल या मीसोस्फीयर में दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर वान एलन बेल्ट रेडिएशन का ये आपका क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बीटीएच, रामापो, आल्ड्रिच और बेली ये गर्त जो है ये किस महासागर के गर्त हैं। तो बीटीएच और रामापो ये गर्त हैं, ये आपका जो क्यूराइल गर्त है, क्यूरोसियो है, वहाँ के आसपास ही पाए जाते हैं। आल्ड्रिच है, वेली गर्त है, कि किस महासागर में है, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है, किस में है, ये पैसिफिक ओशन में हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है, कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है। तो इसमें देखिए SO2 है, CFC है, और उसके बाद आपका दिया है कि CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश रासायनिक धूम है, ठीक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राथमिक वायु प्रदूषक। तो जो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं ये लंबी प्रक्रिया के बाद जो है दीर्घावधि में छोड़े जाने वाले प्रदूषण होते हैं, ठीक। जबकि जो आपका ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है इसमें 2 या 2 से अधिक जो प्रदूषक होते हैं उनकी आपस में प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है
ये प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कौन से हो जाएंगे, जो दीर्घकालीन अवधि के बाद उत्पन्न होते हैं, तो उसमें आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक, सीसा हो गया, या कण की जो पार्टिकल्स मैटर होते हैं वो भी आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक। सीसा भी है, मीथेन भी हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सारी चीज़ें किस में हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आती हैं। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या आ जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आपका 2 या 2 से अधिक प्रदूषकों से जो मिलता है, जैसे धूम्र कोहरा हो गया, ठीक, धूम्र कोहरा या प्रकाश रासायनिक धूम जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये किसके एग्जाम्पल है, द्वितीय वायु प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं ये। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सही हैं, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो 4th नंबर में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि 10 प्रश्नों में जो है आपने कितना सही किया है। तो अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक। जनसंख्या वृद्धि का जो प्राकृतिक सिद्धांत है और सामाजिक सिद्धांत, 2 सिद्धांत हैं। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि जो सामाजिक सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है या उससे संबंधित कौन व्यक्ति इसमें हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो विकल्प दे रखा है, स्पेंसर है, हेनरी जॉर्ज है, कार्ल मार्क्स है, सैडलर है। तो इसमें देखिए जो प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, थॉमस डबडले, सैडलर, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सबकी जो विचारधारा है वो प्राकृतिक सिद्धांत से ही मेल खाती है। तो स्पेंसर हो गए, सैडलर हो गए, माल्थस हो गए, ये नेचुरल थ्योरी है। सामाजिक सिद्धांत किसका है, हेनरी जॉर्ज हो गए, आर्सेन ड्यूमांट हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ये सभी जो है सामाजिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। तो इसमें हेनरी जॉर्ज और कार्ल मार्क्स 2 विकल्प हैं, तो यानी 2 और 3, यानी विकल्प नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए, दिया है कि बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ जाती है। बाजारी शक्तियों के कारण जो असमानता है ये घटने के बजाय क्या होता है, इसमें बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रकारों की जो तुलना है, प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, यानी कि बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह जो सिद्धांत है किस पे आधारित है, तो इसमें देखिए टपकन सिद्धांत है। टपकन सिद्धांत किसने दिया है, हार्समैन ने दिया था। तो ये आपका टपकन सिद्धांत नहीं, टपकन सिद्धांत में ये माना जाता है व्यापार एवं धनी लोगों के ऊपर से यदि जो कर्ज है वो घटा दिया जाए तो कुछ समय के लिए व्यापार में जो निवेश है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और समाज को जो है दीर्घावधि के लिए लाभ प्राप्त होगा। संचयी परिणामी सिद्धांत ये इसे राइट है। तो संचयी परिणामी सिद्धांत गुन्नार मेडाल ने दिया है, ठीक। केंद्रीय परिसर मॉडल ये फ्रीडमैन का है, कोर पेरीफेरी मॉडल, तो इसमें संचयी परिणामी सिद्धांत राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, कांडोन, मैकाइवर, जूलियन स्टीवर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कल्चरल इकोलॉजी जो वर्ड दिया है ये जूलियन स्टीवर्ट ने दिया है। अगला प्रश्न है कि बीवर की संयोजन विधि को जापान के लिए किसने संशोधित किया। जो फसल संयोजन विधि है बीवर की, तो जापान में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, उसमें औद्योगिक संरचना उपयोग के लिए किसने संशोधित किया, देखिए थॉमस ने भी किया, स्कॉट ने, जॉनसन ने, ये सभी इनमें संशोधन किए, लेकिन जापान के संदर्भ में किकुकाजी डोई ने किया था। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रामों और नगरों में जीवन, ये लिखा है, लिखा यानी कि ये किताब है, ठीक। ग्रामों और नगरों में जीवन ये किताब है, जिसको किसने लिखा है ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो विकल्प में आपका है इब्न बतूता, इब्न खालदून और इदरसी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रामों और नगरों में जीवन, ये लिखा है इब्न खालदून ने। इब्न खालदून की जो मुकद्दिमा किताब है, रचना है, वो 6 खंडों में है। 6 खंडों में से एक आपका खंड जो है ग्रामों और नगरों में जीवन भी है, ठीक। उसमें से एक आपका सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान है। तो 6 खंड उनके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर दिया है, ये आपका रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। किससे है ये आपका रिमोट सेंसिंग से है। तो यहाँ पे देखिए
जो प्रश्न दे रखा है कि किसी संसूचक द्वारा एक निश्चित अंतराल पे, किसके द्वारा, किसी संसूचक के द्वारा, यानी जो संवेदक है उनके द्वारा, सेंसर के द्वारा एक निश्चित अंतराल पर धरातली या स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, स्थानिक या टेम्पोरल। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेम्पोरल विभेदन या टेम्पोरल रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन 4 टाइप के हैं, ये बताया गया आप लोगों को। ठीक, जीआईएस का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके जीआईएस और कार्टोग्राफी देख लीजिएगा, जो हायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यूजीसी नेट के लिए तो है ही। ठीक, तो इसमें जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन इसके अंतर्गत हो जाएगा। इसमें चूँकि होता ये है कि इसमें एक ही जो बिंब क्षेत्र है, ठीक, उसको उपग्रह के द्वारा अलग अलग समय में बार बार देखकर वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही। तो टोटल हम लोगों ने 10 प्रश्नों को यहाँ पे देख लिया। तो इन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं वो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है। ठीक, यदि इन 10 प्रश्नों में आपके 8 सही हो जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेटर है। ठीक, यदि 5 से 6 है तो आपका ये जो है एवरेज है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आराम से एवरेज में कर लेंगे, और इससे कम है तो यानी तैयारी बहुत कम है। तो फिलहाल यहाँ पे और आपको फोकस बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न आपको कराए गए सब जो है अलग अलग यूनिट्स थे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।